जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज साहू आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम जीएस विषय को पढ़ना प्रारंभ करेंगे और पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि अब हमारी क्लासेस जो होंगी वो रेगुलर आएंगी और पहले भी आई थी पर वो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आज हम जीएस विषय में प्रारंभ करते हैं और जीएस विषय में जो पहला विषय हम प्रारंभ कर रहे हैं जीएस में, तो वो हम भैया ले रहे हैं भूगोल विषय को। किसको ले रहे हैं? भूगोल को। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो भूगोल विषय है, हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं में आपका जो विषय है वो आपका आना ही आना है भूगोल विषय। चाहे आप सेंट्रल के एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे किसी स्टेट की करें। तो अब जब बात करेंगे भूगोल विषय की, तो सबसे पहले एक बात आएगी भूगोल विषय में। और प्रथम अध्ययन जो भूगोल विषय का होगा, पहली बार कोई बात हुई तो वो भैया आपकी हुई थी 6ठी शताब्दी बीसी में। और 6ठी शताब्दी बीसी में एक हमारे खगोल शास्त्री हुए और वो खगोल शास्त्री हमारे हुए हिकेटियस। और जो ये हिकेटियस हुए, इन्होंने एक पुस्तक लिखी और वहाँ पर आप देखोगे कि भूगोल विषय को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने का प्रयास किया। और वो पुस्तक लिखी उन्होंने जस पीरियड। कौन सी आ जाएगी भैया? जस पीरियड। अभी जो पुस्तक आई तो आप देखोगे इसे ही हम कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन। अब जैसे ये पृथ्वी का वर्णन हो गया तो पहली बार क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन का जो प्रयास है वो हिकेटियस जी के द्वारा किया गया, जिस कारण हम हिकेटियस जी को भूगोल का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पिता। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कह सकता है कि भूगोल का पिता कौन है? तो भूगोल का पिता हो जाएगा आपका हिकेटियस। आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे चीज़ों को, तो एक आगे 3री शताब्दी बीसी में बात हुई और 3वीं शताब्दी बीसी में इसके लिए एक शब्द का युद्ध हुआ और वो शब्द था जियोग्राफिका। कौन सा हो जाएगा भैया? जियोग्राफिका। जियोग्राफिका। तो अब आपसे कह सकता है कि या भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया या जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जो जियोग्राफिका है, इस शब्द का जो प्रयोग है या ये जो भूगोल शब्द है, इसका प्रयोग जो है एक हमारे खगोल शास्त्री हुए, उन्हें हम लोग कहते हैं इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। तो अब ये जो इरेटोस्थनीज जी हैं, इन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा भी कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया। या आपसे कह सकता है कि जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जो जियोग्राफिका है, इस शब्द का प्रयोग किसने कर दिया? आपके इरेटोस्थनीज ने। दूसरी बात की, इन्होंने पृथ्वी के व्यास का गणना की। तो जब पृथ्वी के व्यास की गणना की तो हमने एक, आप देखोगे इन्होंने भूगोल विषय के अध्ययन को व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ किया। तो जिस कारण आप देखिएगा हम इरेटोस्थनीज जी को भूगोल का व्यवस्थित पिता कहते हैं। ये आपसे कहेगा व्यवस्थित भूगोल का पिता। तो व्यवस्थित भूगोल का पिता कौन सा हो जाएगा भैया? आपके हो जाएंगे इरेटोस्थनीज। तो इतनी बात याद रखिएगा कि व्यवस्थित भूगोल का पिता आपके इरेटोस्थनीज हो जाएंगे। आपका भूगोल शब्द जो प्रयोग है वो भी किसने कर दिया है? इरेटोस्थनीज जी ने कर दिया है। अब आगे बढ़ेंगे तो जब यहाँ इतनी बात हो गई,
अब यही जो अध्ययन है भूगोल विषय का, वैज्ञानिकता के आधार पर, आधुनिक आधार पर जो प्रारंभ किया, तो वो हो जाते हैं भैया अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तो अब जो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं, मैंने कहा इन्होंने इस भूगोल विषय में वैज्ञानिक आधार को डाला। तो आपसे कह सकता है कि आधुनिक भूगोल का पिता। कौन सा कह सकता है? आधुनिक भूगोल का पिता। तो जो आधुनिक भूगोल का पिता हो जाएगा वो भैया हो जाएंगे आपके कौन? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तो 3 शब्द का प्रयोग आप देखोगे, पिता पिता, पर अलग अलग तरीके से। अगर आपसे भूगोल का पिता पूछेगा तो आप हिकैटियस को लगाएंगे। किसको लगा देंगे? हिकैटियस को लगा देंगे। पर वहीं व्यवस्थित भूगोल का पिता पूछेगा तो आप किसको लगा देंगे? इरेटोस्थनीज को लगा देंगे। वहीं आधुनिक भूगोल का पिता पूछता है तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को लगाएंगे। आगे देखेंगे कि यहाँ पर जो हिकैटियस जी हैं उन्होंने एक रचना की है, वो रचना क्या कहला रही है? आपकी जस्ट पीरियड्स कहला रही है। तो आप ये सारे पॉइंट पेन कापी ले लीजिएगा, नोट करते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अब अध्ययन तो हमें भूगोल में पृथ्वी के पर उपस्थित समस्त वस्तुओं का ही करना है। जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, नदियाँ हो गई, झीलें हो गए, तालाब हो गए, सब चीज़ों का अध्ययन हम यहीं पर करेंगे। तो अब जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ आगे जब बढ़ें तो आगे एक बात हुई कि ये जो हमारा व्यास तो पता ही हो गया, ठीक। तो एक हमारे खगोल शास्त्री आगे चल के आए, वो आए आपके मार्टिन बैहम। कौन से आ गए? मार्टिन बैहम। अब मार्टिन बैहम जी ने एक बात कर दी और वो बात हुई ग्लोब का निर्माण। क्या हुआ? ग्लोब का निर्माता। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ग्लोब का निर्माता कौन है, तो ग्लोब का निर्माता कौन सा हो जाएगा? मार्टिन बैहम हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि जब इस ग्लोब का निर्माण हो गया है तो इस ग्लोब का एक मानचित्र उभर कर आएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि विश्व का मानचित्र, क्या कह सकता है? विश्व का मानचित्र। तो जब हम विश्व के मानचित्र की बात करेंगे तो जो विश्व का मानचित्र है उसको दिया है आपके अनेक्जीमेंडर ने। अनेक्जीमेंडर। तो आपसे कह सकता है कि विश्व का मानचित्र किसने बनाया? तो अनेक्जीमेंडर ने बनाया है। अब एक बात नोट करिए कि अगर हम विश्व के मानचित्र को देख सकते हैं तो अगर विश्व का मानचित्र आया है तो हमारा भी मानचित्र आएगा, भारत का भी मानचित्र आएगा। तो आपसे कह सकता है कि भारत का, दूसरी बात कहते हैं कि भारत का मानचित्र, भारत का मानचित्र। तो जब हम भारत के मानचित्र की बात करेंगे तो भारत का मानचित्र जो दिया है वो दिया है एन विले ने दिया है। तो यहाँ से ये 3 पॉइंट हमें एकदम कंठस्थ हो जाने चाहिए कि ग्लोब का निर्माण किया है मार्टिन बैहम जी ने, विश्व का मानचित्र दिया है अनेक्जीमेंडर ने, और आपके भारत मतलब हमारे भारत का मानचित्र बनाया है किसने भैया? एन विले ने। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ें इसके पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं।
आगे बढ़ते हैं। आइए बाकी देखते हैं। तो ये तो कुछ जर्नल बातें हुई जिनको हम देख लिए कि अगर हमारे एग्ज़ाम में आए पॉइंट तो हम आसानी से इनको कर ले जाएं। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ के देखेंगे कि जैसे भूगोल है, इसको हमने अपनी सुविधा के अनुसार, अध्ययन के अनुसार दो पार्टों में विभाजित कर लिया। एक हमारा आ गया विश्व का भूगोल। अब एक यूनिट हो गई हमारी विश्व का भूगोल और दूसरी यूनिट हो गई हमारी भारत का भूगोल। तो अब हम जब परीक्षाओं में जाएंगे, चाहे सेंट्रल की परीक्षाओं में जाएं, चाहे स्टेट की परीक्षाओं में जाएं, हमको दोनों यूनिटों से क्वेश्चंस मिलते हैं। पर अगर हम ये देखें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से मिलते हैं, तो हमारी यूनिट से मिलेंगे, भारत से मिलेंगे, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं तो हम सब चीज़ों को लगभग जानें, ऐसा हमारी परीक्षा भी चाहती है। तो अब हम जो पढ़ेंगे तो हम पहले भारत का भूगोल ही पढ़ेंगे। अब भारत का जब भूगोल पढ़ेंगे तो उसके पहले हमें विश्व की कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी। और विश्व की वो दो चीज़ें आप देखोगे, हमारी एक रेखाएं हैं जिनसे हम निर्धारण करते हैं चीज़ों का। एक हमारी रेखा हो जाएगी अक्षांश, दूसरी रेखा हमारी हो जाएगी देशांतर। एक अक्षांश हो गई, दूसरी कौन सी हो गई? देशांतर हो गई। तो जो अक्षांश और देशांतर को पढ़ेंगे उसके बाद हम भारत पर आएंगे, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आपने पढ़े भी होंगे कि भारत किस गोलार्ध में, अक्षांश के आधार पर भारत किस गोलार्ध में, देशांतर के आधार पर भारत किस गोलार्ध में। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इसको क्लियर कर लें, फिर भारत पे पहुँचे हैं तो थोड़ा आसान हो जाएंगी चीज़ें। तो आइए चलते हैं अक्षांश और देशांतर की तरफ। तो जब हम अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि अक्षांश का निर्धारण और देशांतर का निर्धारण हम किस आधार पर करते हैं। तो जब हम अक्षांश की बात करेंगे और दूसरा हम देशांतर की बात करेंगे, तो देशांतर से जो हमें चीज़ें मालूम होती हैं, तो हम देशांतर से किसी भी क्षेत्र का समय का निर्धारण होता है, और दूसरा हम विश्व की तिथि का निर्धारण करते हैं। तो देशांतर से हमें समय मिला और हमें तिथि मिली, और वहीं जब हम जाएंगे अक्षांश पर तो अक्षांश से हमें मिलेगा तापमान। क्या मिल जाएगा? तापमान। और तापमान पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न पड़ता है। अब इसका क्या रीजन है कि कहीं ठंडी हो रही, कहीं गर्मी हो रही है, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। अब तापमान, फिर जलवायु, तापमान में परिवर्तन तो जलवायु में भी और फिर वनस्पति में भी, और भी कई सारी चीज़ें, जैसे हवाओं को भी देख सकते हैं, जलधाराओं को भी देख सकते हैं कि अक्षांशीय रीजनों से हम पता करते हैं कि कहाँ पर ठंडी जलधारा होगी, कहाँ पर गर्म जलधारा होगी, कहाँ पर व्यापारिक पवनें चलेंगी, कहाँ पर पछुआ पवनें चलेंगी। ये आगे हम पढ़ेंगे तब हमें चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो अब सबसे पहले हमने कहा कि हम समय, तिथि, देशांतर से लाएंगे, और आपका जो तापांतर, ताप, उसके लिए अक्षांश है। तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं अपनी पृथ्वी की। जब हम अपनी पृथ्वी की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी है हमारा, वो ग्रह है। पृथ्वी हमारा क्या है? ग्रह है। तो आप समझिए, जब पृथ्वी हमारा ग्रह हो गया तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा एक चीज कि किसी भी ग्रह का कोई प्रकाश नहीं होता, कि किसी भी ग्रह का कोई प्रकाश नहीं होता। तो याद रखिएगा कि जो ग्रह होता है उसका प्रकाश नहीं होगा।
प्रकाश रहित होगा, कि उसके पास प्रकाश नहीं है। अब अगर प्रकाश नहीं है तो प्रकाश आ कहाँ से रहा है? तो प्रकाश आ रहा है कहाँ से? सूर्य से। प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है, क्योंकि जो प्रकाश है वो सूर्य से आ रहा है, क्योंकि सूर्य हमारा तारा है और किसी भी ग्रह का जो प्रकाश का स्रोत होता है वो उसका तारा ही होता है। और हमारा तारा क्या है? हमारा तारा भैया सूर्य हो जाता है। तो अब देखेंगे कि पर पृथ्वी पर क्या होता है कि भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तापमान पड़ रहा है। तो अब इसके लिए जिम्मेदार है पृथ्वी की कुछ गतियां, जैसे एक घूर्णन गति है, दूसरी आपकी परिक्रमण गति है। एक आपकी घूर्णन गति आ गई, दूसरी आपकी परिक्रमण गति आ गई। तो आप घूर्णन और परिक्रमण की बात करते हैं तो ये चीज कहा गया कि आप देखोगे कि जो पृथ्वी है, ग्रह है, तो ग्रह अपने तारे की परिक्रमा करता है। तो आप देखोगे जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है वो गति कहलाती है आपकी परिक्रमण गति। दूसरी बात, सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, और जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है वो गति कहलाती है घूर्णन। कौन सी गति कहलाई? घूर्णन। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में जो समय लेती है वो भैया लेती है 24 घंटे, और इसी 24 घंटे के कारण दिन रात होते हैं। क्या होता है? दिन रात होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी की किस गति के कारण दिन व रात होते हैं? तो पृथ्वी की किस गति के कारण दिन व रात होंगे? तो घूर्णन के कारण होंगे। अब आएंगे तो जब पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन व रात हुए, पर एक चीज आप देखोगे, ये तो घूर्णन हो गया, पर अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है तो वो चक्रण किसी दिशा में कर रही होगी। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है और पूछ भी सकता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस दिशा से किस दिशा की ओर लगाती है? तो कहाँ से लगाती है? पश्चिम से पूर्व लगाती है। पर आप एग्जाम में भूल जाते हो मान लो ये बात, तो कैसे हम याद कर लें कि आसानी से याद हो जाए और पता चल जाए कि पृथ्वी इधर से घूमती है? तो आपको पता है कि सूर्य उदय कहाँ होता है? पूर्व में होता है। कहाँ पर होता है? पूर्व में होता है। और अस्त कहाँ पर होता है? पश्चिम में होता है। तो पर पृथ्वी घूम किधर से रही? पश्चिम से पूर्व। तो याद रखिएगा कि अस्त से उदय की ओर। किधर? अस्त से उदय की ओर। अब जो पृथ्वी है अस्त से उदय की ओर जा रही है, तो इसमें देखेंगे पश्चिम से पूर्व हो गया। पर हमने कहा कि एक बात है कि पश्चिम से पूर्व सूर्य की परिक्रमा करती है, वो गति कौन सी कहलाती है? परिक्रमण। और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 डे और 6 घंटे लग जाते हैं। 365 डे 6 घंटे लग जाते हैं। तो अब आप देखोगे 6 घंटे और 6 घंटे, यही 6 घंटे आप देखोगे 4 वर्ष तक बढ़ते रहते हैं। तो हर चौथे वर्ष जो होता है वो कौन सा ईयर होता है? लीप। तो आप याद रखें, आपसे एग्जाम में क्या है कि पृथ्वी की किस गति के कारण 365 दिन का वर्ष होता है। और ये भी याद रखो 365 दिन का ही वर्ष क्यों? ज़्यादा हो सकता है, कम भी होना चाहिए। तो अब हुआ कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में जितने दिन ले लेती है वही उसका वार्षिक गति कहलाती है। तो याद रखिएगा इस परिक्रमण गति को हम कौन सी गति कह सकते हैं भैया? वार्षिक गति। तो
पृथ्वी पर दिन व रात किसके कारण हो रहे हैं? घूर्णन गति के कारण। और पृथ्वी पर जो वर्ष हो रहा है किस गति के कारण हो रहा है? परिक्रमण। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किधर करती है? पश्चिम से पूर्व। तो अब आप देखोगे जब हमारे किसी ग्रह का कोई प्रकाश नहीं होता है तो जो भी प्रकाश हमको मिलेगा वो सूर्य से ही मिलेगा। तो हम बात कर लेते हैं कि अब हम सूर्य को पढ़ लेते हैं, कैसे प्रकाश मिलेगा और भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न क्यों मिलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो अब हम देखते हैं आगे, इसे हम रफ कर रहे हैं। अब आए देखते हैं, जैसे पृथ्वी है, इस पर भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तापमान पड़ता है। अब क्यों पड़ता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि पृथ्वी का तारा सूर्य है। पृथ्वी को जो भी प्रकाश मिल रहा है वो सूर्य से ही मिल रहा है। पृथ्वी का कोई प्रकाश अपना नहीं है भाई, कि जो भी प्रकाश मिलेगा सूर्य से। और पृथ्वी आप देखोगे दो गतियां भी कर रही है, एक तो अपने अक्ष पर घूम रही है जिसे आपने कहा था कौन सी गति? घूर्णन गति। दूसरी बात, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है इसके साथ साथ, वो गति कौन सी कहलाई? परिक्रमण गति। तब ये दो गतियां कर रही, जिसके कारण यहाँ पर कुछ कंडीशंस बनती हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो जहाँ पर पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। आधा प्रकाश उत्तर की ओर गया तो वो कहलाया उत्तरी गोलार्ध, और आधा प्रकाश गया दक्षिण की ओर तो वो कहलाया दक्षिणी गोलार्ध। तो एक उत्तरी गोलार्ध हो गया, और जहां से दो बराबर भागों में बटा उसको हम लोगों ने कहा विषुवत रेखा, और वो अक्षांश हुआ 0 डिग्री अक्षांश। तो अब यहाँ से याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन कहेगा कि पृथ्वी को कौन सा अक्षांश दो बराबर भागों में बांटता है। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाला, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाला अक्षांश, तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाला अक्षांश आपका कौन सा हो गया? 0 डिग्री अक्षांश। तो यहाँ से याद रखिए कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट कौन रहा है? 0 डिग्री अक्षांश। और ये 0 डिग्री अक्षांश कह क्या रहा है? विषुवत रेखा। अन्य एक नाम भी कह सकते हैं, इसे हम भूमध्य कह सकते हैं। अब भूमध्य रेखा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो पृथ्वी की दो गतियां हैं, घूर्णन है और परिक्रमण है, इसके कारण कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 23.5 डिग्री उत्तर के ऊपर इसकी सीधी किरणें नहीं जाती। 23.5 डिग्री उत्तर के ऊपर कभी भी सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ पाती, और जब सीधी किरणें नहीं पड़ेंगी तो आप देखो धीरे धीरे ऊपर हल्का हल्का ठंडी आने लगेंगी, और ये जो 23.5 डिग्री उत्तर का अक्षांश होता है इससे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा कह देंगे? कर्क रेखा कह देंगे। पर आप एक बात समझें कि हमने 0 डिग्री को एक विशेष चीज मिली कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को दो बराबर वृत्तों में विभाजित कर। 23.5 को ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आगे देखोगे कि यहाँ पर विशेषता है कि सूर्य की किरणें नहीं जा रही हैं ऊपर, इसलिए विशेषता है। और इसको मैं अभी आपको आगे बताऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं है, ऐसा पूरी सत्यता है इसमें।
आगे बढ़े तो धीरे धीरे आप देखोगे जब सूर्य की सीधी किरणें ऊपर नहीं जाएंगी तो ये आप देखोगे प्रकाश क्या होगा, नहीं पहुंच पाएगा। जब प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो तापमान में गिरावट दर्ज होगी, और जब गिरावट होगी तो हल्की हल्की ठंडियाँ आने लगेंगी। जैसे आप देखते हैं कि जो हम दिल्ली को देखते हैं तो यहाँ पर गर्मियाँ रहती, पर जम्मू कश्मीर को देखते हैं तो यहाँ पर ठंडियाँ रहती। एक ही देश के दोनों हैं राज्य, फिर भी आप देखोगे स्थिति के अनुसार ऐसी चीज़ें बन रही हैं। तो ऊपर बनता है कि अगला अक्षांश होता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, इस अक्षांश को हम लोग कहते हैं आर्कटिक वृत्त। कौन सा वृत्त कह देंगे, आर्कटिक वृत्त कह देंगे। अब जब आर्कटिक वृत्त के ऊपर जाएंगे तो आप देखोगे प्रकाश हल्का हल्का पहुंच पाता है, और हम कह रहे हैं कि पहुंच ही नहीं पाता एक तरीके से। जब प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा तो यहाँ पर होते हैं 90 डिग्री, इसे हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव। और जब उत्तरी ध्रुव है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 90 डिग्री अक्षांश को क्या कहा, उत्तरी ध्रुव। तो अब 0 डिग्री अक्षांश ने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित किया था, तो हमें ऊपर कितने अक्षांश मिले, 90 डिग्री अक्षांश। कितने मिल गए, 90 डिग्री अक्षांश। तो अगर हम यही दक्षिण में जाएंगे, तो अगर हम दक्षिण जाते हैं तो भी तो हमें कितने डिग्री अक्षांश मिलेंगे, 90 डिग्री। कितने मिलेंगे, अक्षांश मिल जाएंगे भैया 90 डिग्री। तो आपसे कह सकता है कि ग्लोब में अक्षांश की संख्या, ग्लोब में अक्षांश की संख्या, तो ग्लोब में अक्षांश की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी हमारी 180। कितनी हो गई, 180 अक्षांश। अब यही चीज़ें हम नीचे जाएंगे तो वही 23.5 पे पहुंचेंगे, और जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है इसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा कह देंगे, इसे हम लोग भैया कह देंगे मकर रेखा। आप जब धीरे से आगे बढ़े तो आपको 66.5 डिग्री मिल जाएगा, और जो 66.5 डिग्री होगा उसे हम लोग कहते हैं अंटार्कटिका वृत्त। क्या कहेंगे, अंटार्कटिका या अंटार्कटिक। तो 66.5 जो दक्षिणी अक्षांश है, और वो दक्षिणी अक्षांश क्या कहला रहा है भैया, अंटार्कटिक। 90 डिग्री पे जाओगे तो आपको मिल जाएंगे ध्रुव। तो ये तो हो गया अक्षांश। तो यहाँ से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो 0 डिग्री। और इस 0 डिग्री को विषुवत के साथ साथ एक और नाम कह सकते हैं, इक्वेटर। तो इसे हम 3 नाम देंगे, क्योंकि अब इस ग्लोब का जो विभाजन हो रहा है हमने सूर्य के जो हमें तापमान मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने किया है, कि जहाँ पर ज़्यादा तापमान है तो वो उष्णकटिबंधीय जोन है, और जहाँ तापमान कम है वो शीतोष्णकटिबंधीय जोन है। तो ये तो हो गया अक्षांश के आधार पर ग्लोब का विभाजन। इसी का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इतनी चीज़ें आप सभी को समझ में आ रही होंगी, और नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स से ही आपको सफलता दिलाएंगे। तो अब हम जब आगे बात करेंगे तो यहाँ पर हो गया अक्षांश भी। अब हम तापमान को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि विभाजन हमने कहा अक्षांश का, हम तापमान को ही ले रहे हैं। और अब दोनों अगर लाइनें मिल जाएं तो हम किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल भी बता देंगे। भी हम देखते हैं कैसे बता देंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो ये तो पता ही चल गया कि 0 डिग्री 2 बराबर भागों में बांट रही है, और 0 डिग्री है क्या, विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा है। तो जब विषुवत रेखा है तो आपको एक बात समझिए, जब यहाँ सूर्य का जो प्रकाश है इसे 2 वृत्तों में बांट रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सूर्य की सीधी किरणें हमने कहा 23, तो लगभग ऊपर चले जाए तो हम 30 डिग्री तक जाएंगे,
और अगर दक्षिण में चले जाएं तो भी हम कितने डिग्री तक जाएंगे, 30 डिग्री तक जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे उत्तर में 23.5 डिग्री के बीच सूर्य की सीधी किरणें पड़ी, दक्षिण में पड़ी। तो आप देखोगे जब सूर्य की सीधी किरणें चमकेंगी तो उस क्षेत्र का तापमान अधिक होगा, और जहाँ पर तापमान होता है और क्षेत्र जो बढ़ता है उसे हम कटिबंध कहते हैं, और जहाँ पर तापमान ज़्यादा होती है, उष्मा ज़्यादा होती है, तो उसे हम लोग कह देते हैं भैया उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध कह देंगे, उष्ण कटिबंध। और ये जो उष्ण कटिबंध है, तो यहाँ से याद रखिएगा कि आपसे पूछ भी सकता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार किस अक्षांश के बीच होता है। तो जो उष्ण कटिबंध है वो आपका ध्यान से देखेंगे 0 से 30 उत्तर और 30 दक्षिण जो होगा वो हमारा उष्ण कटिबंध होगा। अब जब सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा तो आपको पता है कि धीरे धीरे यहाँ पर इस रीजन में आपकी हल्की हल्की ठंडियाँ होने लगेंगी, और जब हल्की हल्की ठंडियाँ होने लगेंगी तो उसे हम लोग कहेंगे उपोष्ण कटिबंध। कौन सा कह देंगे, उपोष्ण कटिबंध। तो आप सभी को पता है कि जैसे दिल्ली देखते हैं और फिर हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर वाला रीजन उपोष्ण कटिबंध में जाता है। धीरे धीरे वहाँ पर हल्की हल्की ठंडियाँ होने लगती हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते रहेंगे ठंडियों का विस्तार बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो बढ़ रहे हैं वहाँ पर आपका तापमान नहीं जा रहा है। अब 66 डिग्री पर गए तो यहाँ पर आप देखोगे उपोष्ण है, तो इससे हल्की सी ठंडी बढ़ जाएगी, तो इसे हम लोग कह देंगे शीतोष्ण। कौन से कटिबंध कह देंगे, शीतोष्ण। तो 45 से 66 के बीच जो है वो आपका कौन सा कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे 66 के ऊपर जाएंगे और 90 तक जाएंगे तो यहाँ पर आप देखो एकदम ठंड होगी, और इसे हम कह देंगे शीत कटिबंध। कौन सा कटिबंध कह देंगे, शीत। यही हम अगर दक्षिण में जाएं तो यही चीज़ें हमको दिखेंगी कि 30 से 45 के बीच आपका उपोष्ण कटिबंध होगा, और 45 से 66 के बीच जो होगा वो आपका शीतोष्ण कटिबंध होगा, और जो 66 से ध्रुवों तक होगा 90 डिग्री वो कौन सा कटिबंध कहलाएगा, शीत। एक बात और समझें, 3 चीज़ें अब समझिएगा, एक ही जगह मैं आपको बताऊंगा तीनों चीज़ों को। तो तीनों चीज़ें क्या है कि आप देखोगे कि जो 0 डिग्री है वो कौन सी रेखा कहलाई थी, विषुवत रेखा कहलाई। तो आप देखोगे विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें चमक रही हैं और 30 डिग्री तक लगभग जा रही, 23 डिग्री तक। तो यहाँ पर गर्म है और यहाँ पर हमने कहा ठंड है। तो जब एक क्वेश्चन आता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन होगा, तापमान में क्या परिवर्तन होगा, तो आपसे कह सकता है तापमान में क्या परिवर्तन होगा। तो आप कह सकते हो कि अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो तापमान में क्या होगी, कमी होगी। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर तापमान में कमी हो रही है तो याद रखिएगा अगर जहाँ पर ज़्यादा तापमान होता है वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। क्या होती है, वर्षा ज़्यादा होती है। तो ये भी याद रखिएगा अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वर्षा में भी क्या आएगी, कमी आएगी। क्या आ जाएगा, कमी आएगी। जैसे हम सुपर टेट व टेट की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन जैव विविधता से आते हैं। तो ये जैव विविधता क्या होती है, तो जैव विविधता का जो अर्थ होता है उसमें कहा गया कि जहाँ पर वनस्पतियों की ज़्यादा प्रजातियाँ होंगी, जहाँ पर जीव जंतुओं की ज़्यादा प्रजातियाँ होंगी, वहाँ पर होगी जैव विविधता सबसे ज़्यादा। तो अब बात समझिए कि विषुवत रेखा पर तो प्रतिदिन बारिश होती है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होगी, विषुवत रेखा पर होगी। आप एक बात समझो कि जैसे हमारे यहाँ जब वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु में क्या होता है कि हमारे जो खेत हैं, खलिहान हैं, बंजर मैदान हैं, उनमें भी वनस्पतियाँ आ जाती हैं। क्यों, वर्षा के कारण। और जब वनस्पतियाँ आती हैं तो कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। अब एक बात समझो कि जहाँ पर प्रतिदिन वर्षा हो रही तो वहाँ पर कितनी वनस्पतियाँ होंगी, कितने कीड़े मकोड़े होंगे। तो प्रतिदिन वर्षा कहाँ पर हो रही है, विषुवत रेखा पर। तो ये भी याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन कहता भी है
कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता, सबसे ज़्यादा जैव विविधता, तो जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता होगी तो वो कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर। तो यहाँ से याद रखिएगा, अब जब सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर हो रही, वर्षा से ही जैव विविधता चल रही, तापमान से ही जैव विविधता चल रही, तो अगर हम ध्रुवों से कहाँ जाएंगे? विषुवत रेखा से कहाँ जाएंगे? ध्रुवों की ओर। तो अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो आप देखोगे जैव विविधता में भी क्या आ जाएगी? जैव विविधता में कमी। तो ये वाला पॉइंट आप समझ लीजिएगा, यहाँ से याद करके रट के काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अक्षांश को देख चुके हैं, अब देशांतर को पढ़ते हैं। तो देशांतर में मैंने आपको एक चीज़ ही बताई है, दो चीज़ें कहा है। एक तो इससे हम समय पता करेंगे और दूसरी बात हम इससे तिथि को पता करेंगे। समय और तिथि दो चीज़ें हमें देशांतर से लेनी है, और जब दोनों पता चल जाएंगे तो हमें उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है ये पता चल जाएगा। तो अब सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो देशांतर की बात करें, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो ये 90 डिग्री वाले ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाएगी देशांतर, और ये देशांतर कहलाएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग मानक समय रेखा कहेंगे। कौन सी? और ये आ जाएगी विश्व की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। तो आपसे कह सकता है कि मानक समय रेखा कौन सी है? तो मानक समय रेखा हो जाएगी आपकी 0 डिग्री देशांतर। दूसरी बात करेंगे, मानक समय रेखा हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक, तो अब जब हम बात करेंगे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई, तो ये आपसे कह सकता है कि ये विश्व का मानक समय है। तो विश्व का मानक समय लिया कहाँ से गया है? तो जो विश्व का मानक समय लिया गया है वो लिया गया है ग्रीनविच लंदन। कहाँ से ले लिया गया है? ग्रीनविच लंदन से ले लिया गया। तो जब हम बात करेंगे कि विश्व का मानक समय रेखा 0 डिग्री है और कहाँ से ली गया है, तो विश्व का समय लिया गया ग्रीनविच लंदन। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब उसके बाद आपने देखा था पृथ्वी एक घूर्णन गति करती है, तो आप देखोगे एक चक्र करने में उसे 24 घंटा लगता है, कि इस पॉइंट से लेगी तो इसी पॉइंट पर घूमने में उसे लगता है 24। तो अगर एक चक्कर हम घूमते हैं तो 360 डिग्री घुमाते हैं। तो दो गोलार्धों में घूम रहे हैं तो एक गोलार्ध में 180 आ जाएगा, तो दूसरे गोलार्ध में भी कितना आ जाएगा? 180 देशांतर। आपका ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा और ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। तो देशांतर आपसे अगर पूछता है कि देशांतर की संख्या कितनी है, देशांतर पृथ्वी पर कितने खींचे गए हैं, सब काल्पनिक रेखाएं हैं, तो कितनी खींची गई हैं? 360। कितनी आ गई भैया? 360। अब जब बात करेंगे तो हमने देखा घूर्णन में हमें घंटे कितने मिले हैं? 12। एक गोलार्ध में 12, हम दूसरे गोलार्ध में। तो एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि एक देशांतर पर कितने मिनट का समय बढ़ता है। तो अगर हम एक देशांतर पर निकालें कि एक देशांतर पर कितने मिनट का समय होगा, तो उसके लिए आप देखोगे आपके पास घंटे कितने हैं? 12। तो हम 12 को 60 से गुणा कर दें तो मिनट कितने आ जाएंगे? 720। और हमारे पास देशांतर कितने हैं? 180। काट देते हैं तो 18 चौको 72। तो एक देशांतर बराबर कितने हो गए? 4 मिनट।
एक देशांतर बराबर कितने मिनट हो गए? 4। अब आप देखेंगे एक बात और कि अगर हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं कभी भी कहीं से भी, तो अगर हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो एक देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ेगा। क्या होगा? समय बढ़ता है। और अगर वहीं हम एक देशांतर पश्चिम की ओर चलें, किधर? पश्चिम की ओर अगर एक देशांतर पर चलते हैं तो वहीं पर 4 मिनट क्या घट जाता है? घट जाता है। याद रखिएगा यह चीज कि अगर हम पश्चिम की तरफ बढ़े तो एक देशांतर पर 4 मिनट का समय घटेगा, अगर वहीं हम पूर्व की तरफ बढ़े तो एक देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ेगा। इतनी बात क्लियर है? आप यही बात क्लियर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का समय कितने घंटे आगे है, तो आप लगा देते हैं कि 5 घंटा 30 मिनट। कितना आगे? 5 घंटा 30 मिनट। तो यहाँ पर हम देखेंगे भारत का जो मानक समय रेखा है वो भारत की मानक समय रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री। और भारत किस तरफ है? पूर्व। अब इसे अगर हम 4 से गुणा कर दें तो आसानी से कितने घंटे निकल आएंगे? 5 घंटे 30 मिनट। तो यहाँ से आप भारत की भी मानक समय रेखा याद रखिए। तो विश्व की मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर है और ग्रीनविच लंदन से ली गई, और भारत की मानक समय रेखा कितनी हो जाएगी? 82.5 डिग्री। इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं और समझते हैं। अब इतनी चीज़ हो गई, और चीज़ें देखते हैं कि हमारे एग्जाम में और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे यही पूछ सकता है ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा। तो याद रखिएगा, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा कौन सी हो गई? वो आपकी देशांतर। कौन सी हो गई? देशांतर। क्योंकि 0 डिग्री आप देखोगे ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। आपने देखे देशांतर 180 पूर्व में है और 180 किस में है? पश्चिम में है। अब एक बात देखिएगा कि ये तो पूर्वी गोल हो गया। अब आप देखोगे कि हमारी पृथ्वी गोल है। क्या है? हमारी पृथ्वी गोल है। तो एक चीज़ हम समझते हैं कि जैसे हम देखें कि ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है, 180 पश्चिम में है, 180 पूर्व में है, पर ये गोल है। तो अगर हम इसको मोड़ दें, फोल्ड कर दें, तो आप देखोगे 180 पश्चिम वाला और 180 पूर्व वाला एक ही रेखा पर पड़ जाए, या हम कह सकते हैं दोनों एक ही रेखा है। पश्चिम और पूर्व वाली क्या है? एक ही रेखा है। तो ये जो एक ही रेखा है, तो ये जो 180 देशांतर है, अब ये 180 देशांतर कहलाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन से कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर को कहते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा देशांतर हो जाएगा? 180। ठीक। अब आप देखोगे जैसे ये पृथ्वी हमारी है, ग्लोब है, तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपके 180 है। तो आप देखोगे हमारे स्थलखंड पर, हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी पर दो हैं, एक स्थलखंड है और दूसरा जलखंड है। तो जलखंड हमारा महासागर हो गया और स्थलखंड हमारे महाद्वीप हो गए। तो जो हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, आपसे पूछता भी रहता है, वो कई महासागरों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा कि आपसे पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किन महासागरों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले याद करो आर्कटिक महासागर। कौन सा आ जाएगा? आर्कटिक महासागर। दूसरी बात करेंगे तो जो आर्कटिक के बाद जाएंगे, तो आर्कटिक के बाद हमारा आ जाएगा
प्रशांत महासागर। कौन सा आ गया? प्रशांत महासागर। इसके बाद जाएंगे, जब प्रशांत महासागर के बाद बढ़ेंगे तो हमारे प्रशांत के ही दो सागर हैं। एक हमारा आ जाएगा बेरिंग सागर और दूसरा हमारा आ जाएगा चुक्सी सागर। तो यहां से आप देखोगे हमें जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे अक्षांश देशांतर से, आप किसी भी परीक्षा में जाएंगे तो आपको वहां पर ये लाभदायक साबित होंगे। मैंने सारे क्वेश्चन बताए। तो यहां देशांतर से मैंने 360 बताए, 180 पूर्व में, 180 पश्चिम में, 0 डिग्री को मानक समय रेखा ली गई है ग्रीनविच से। 1 डिग्री देशांतर पर बढ़ता कितने मिनट है? 4 मिनट। कितने मिनट बढ़ जाते हैं? 4। अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ेंगे और अगर हम पश्चिम की तरफ गए तो 4 मिनट में क्या होगा? माइनस होगा। और एक देशांतर पर है कितने मिनट? 4। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी हो गई? 180 देशांतर। महासागर से निकलती तो आर्कटिक से, प्रशांत से, बेरिंग से, चुक्सी से। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। और अब आगे हम पढ़ेंगे भारत को, क्योंकि अभी आपसे पूछा जाएगा अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार। अगर आपको अक्षांश देशांतर नहीं पता है तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो मैंने पहले ही आपको अक्षांश और देशांतर क्लियर करा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम यहीं विराम लेते हैं और आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और वहाँ पर हम लोग भारत को पढ़ेंगे। तो अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें वीडियो को और लाइक करें। और अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो हमारी क्लासें उन्नाव में GIC स्कूल के सामने संचालित है, तो आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यमों से जुड़ें। आप हमारी तकनीकों को देखें, शिक्षकों को, हमारी तकनीक, शिक्षकों की भी तकनीकों को देखें। आगे चल के हम सारे टीचरों को आपके सामने लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों। Catch 'em all.